नमस्कार दोस्तों, SSW MPPSC और व्यापम में ये नए चैनल है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने जो है जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। जैसे कि आपने देखा होगा, बेसिक रूप से प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का अर्थ, उसकी महत्व, उसकी विशेषता, इससे रिलेटेड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ में उसके क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए। इसके अलावा दूसरे जो टॉपिक था वो था हमारा सिद्धांत। क्या था? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए। उसके बाद तीसरा टॉपिक था व्यावसायिक हमारा पर्यावरण। तो व्यावसायिक पर्यावरण हमने इसके पहले पढ़े और अभी हम जो है इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चैनल अभी आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है? जितनी भी PDF में प्रोवाइड करूंगा वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट है उसकी PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो सामान्य प्रबंधन है वो आपका काम आने वाला कहाँ पे? पटवारी में, व्यापम की अन्य जो परीक्षा है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है। तो आप ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? क्वेश्चन को। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हमने जो टॉपिक कवर की हैं, टॉपिक मतलब जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर की हैं वो आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। साथ ही आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। तो व्यावसायिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आपने जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आप देख सकते हैं आर्थिक पर्यावरण। उसके बाद आपने देखे टेक्निकल एनवायरनमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी पर्यावरण। साथ ही आपने सोशल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं सामाजिक एनवायरनमेंट, सामाजिक एनवायरनमेंट। ठीक है, या सामाजिक पर्यावरण। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब राजनीतिक पर्यावरण। और लीगल का मतलब होता है वैधानिक। ठीक है। तो ये सभी जो है पर्यावरण के पार्ट है, किसके? व्यावसायिक पर्यावरण के, जो कि व्यवसाय को मतलब एक प्रकार से प्रभावित करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से देखा। जैसे कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता यहाँ मुख्य रूप से देखा। बाह्य शक्तियों की समग्रता, विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ, आंतरिक संबंध होता है, गतिशील प्रकृति होती है, अनिश्चितता है, जटिलता है और तुलनात्मकता है। इसके साथ ही हमने व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व देखे, क्यों जरूरी है। ठीक है। जैसे कि अगर सरकार की कुछ नीतियाँ यहाँ पे परिवर्तित होती है तो उससे व्यवसाय में क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखे। यदि कानूनी रूप से कोई कानून बनता है तो हमारे व्यवसाय में क्या प्रभाव होता है, सामाजिक रूप से कोई बदलाव होता है तो हमारे व्यवसाय में क्या प्रभाव होता है। तो वो सारी चीज़ों को मतलब ये सारी चीज़ें हमारे व्यवसाय के लिए किस प्रकार जरूरी है, किस प्रकार इम्पोर्टेंस है इनका। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा है। इसके अलावा देखिए हमने जो है हाँ, महत्व के साथ साथ पर्यावरण के आयाम देखें। आयाम मतलब जो सभी चीज़ें हैं वो आपस में जो है किस प्रकार से यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो आर्थिक पर्यावरण देखें, सामाजिक पर्यावरण देखें। इसके साथ ही हम जो है यहाँ पे प्रौद्योगिकी पर्यावरण, इसके अलावा राजनीतिक पर्यावरण के बारे में हमने बात की और विधिक पर्यावरण। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, इनको बोलते हैं आयाम। इसके बाद भारत में आर्थिक पर्यावरण का क्या जो है एक प्रकार से अभी वर्तमान दृश्य है, ठीक है, परिदृश्य है, उसके बारे में हमने देखें। ठीक है, किस प्रकार से बदलाव। उसके बाद 1991 में आर्थिक संकट आया था, उसी को देखते हुए एक नई नीति लागू की गई LPG, इसके बारे में हमने विस्तार से बात किया। साथ ही हमने जो है यहाँ पे विमुद्रीकरण जिसे बोलते हैं डीमोनिटाइजेशन, डीमोनिटाइजेशन के बारे में विस्तार से बात किया। जबकि 500 और 1000 के नोट को टोटली बंद कर दिया गया, चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं LPG का जो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट, देख सकते हैं क्या प्रभाव पड़ा है उद्योगों पर। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे विस्तार से बात की। तो चलिए हम एक बार जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अगला टॉपिक को हम शुरू करेंगे जिसे बोलते हैं नियोजन। ठीक है। चलिए, व्यावसायिक पर्यावरण के क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन। तो आप जो है कोशिश करें कि साथ साथ में जब आप टॉपिक पढ़ चुके हो तो साथ साथ में आप जो है क्वेश्चन का आंसर भी देते चले कमेंट में। ठीक है। तो आपकी भी प्रैक्टिस होती चलेगी। पर्यावरण का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का जो आवंटन है वो किससे संबंधित है? प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही है और पर्यावरण की बात की जा रही है। तो आपको ध्यान देना, देखिए ए है क्या यहाँ पे पर्यावरण प्रबंधन, या फिर बी वित्तीय प्रबंधन, साथ में देख सकते हैं मार्केटिंग प्रबंधन, उसके बाद है मानव संसाधन। तो ए मतलब होता है, अब देख सकते हैं पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है। एनवायरनमेंट मैनेजर मतलब मैनेजमेंट मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का आवंटन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण प्रबंधन की। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा? ए। अब मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में विपणन जिसे हम मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है।
वित्तीय प्रबंधन जो होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मानव संसाधन मैनेजमेंट यानी कि HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो ये तीनों यहाँ पे आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा आपका? पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं आंसर आपका ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन के भीतर संसाधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय का खालिस्तान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की प्रेरणा है, आंतरिक वातावरण है, सामाजिक उत्तरदायित्व है और बाह्य वातावरण। जो संगठन है वो भीतर यानी कि बात की जा रही है आंतरिक यानी कि अंदर, इंटरनली, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय का क्या बनाते हैं। जब आंतरिक संसाधन की बात की जा रही है, आंतरिक संसाधन मतलब सिंपल सी बात, अंदर सारी चीज़ें, मशीनरी वगैरह इस प्रकार की सारी चीज़ें जाती है। तो इससे कौन सा एनवायरनमेंट तैयार होगा? इससे होगा आंतरिक वातावरण। क्या तैयार होगा? आंतरिक वातावरण। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बाकी चीज़ कार्यकर्ताओं की प्रेरणा यहाँ पे नहीं आएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व भी नहीं आएगा और ना तो बाह्य एनवायरनमेंट आएगा। अब बाह्य एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ ली है हमने, उसके बाद हमने टेक्निकली एनवायरनमेंट पढ़ लिए, इसके बाद हमने सोशली एनवायरनमेंट पढ़ लिए, इसके अलावा हमने पॉलिटिकली एनवायरनमेंट पढ़ लिए यानी राजनीतिक, और साथ ही हमने जो है लीगल एनवायरनमेंट पढ़े। तो यहाँ पे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी चीज़ों से कैसा वातावरण तैयार करते हैं? बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण मतलब बाहरी एनवायरनमेंट, जिससे कि वो कोई ना कोई तरीके से हर एक चीज़ से प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि वे मूल्य और संस्कृति जो लोगों को उस संगठन के बारे में महसूस करके तरीके को प्रभावित करते हैं जिसमें वे स्वयं कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक कारक, समाज परक या समाजशास्त्री कारक, या फिर राजनीतिक कारक या आर्थिक कारक। तो यहाँ देखिए हम जो है बाहरी वातावरण की बात करते हैं। बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि वे मूल्य और संस्कृति, ठीक है, मूल्य संस्कृति ये सारी चीज़ें आपको समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समाज में देखने को मिलती है, तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा? समाज परक कारक और समाजशास्त्रीय कारक। तो राइट आंसर क्या यहाँ पे? बी। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर। अब इसके बारे में देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए समाज परक कारक, समाजशास्त्रीय कारक वह कारक जो कि बताते हैं कि मूल्य व संस्कृति जो लोगों को उस संगठन के बारे में महसूस कराते हैं। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। चलिए यहाँ पे बात की जा रही है समूह की, मतलब क्या की जा रही है? समूह की। हम बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में जब कोई वर्क करता है, ठीक है, ग्रुप में कार्य कर रहे होते हैं, तो हमने पहले ही सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा है, जब कहीं भी समूह में काम होता है, जहाँ कहीं भी समूह में काम होता है वहाँ ज़रूरत होती है किसकी? प्रबंधन की। किसकी ज़रूरत होती है? प्रबंधन की, यानी कि मैनेजमेंट की। तो यहाँ भी राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेहतर कार्य प्रबंधन नहीं होगा, व्यक्तिगत कार्य प्रणाली भी नहीं होगा, रख रखाव भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। प्रबंधन जो है वांछित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना है, आयोजन है। योजना मतलब होता है नियोजन, जिसे हम प्लानिंग बोलते हैं। आयोजन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग करना। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बिठाना। एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो सभी को आपस में मिला जुला कर काम करवाना, वो समन्वय कहलाता है। नियंत्रण, जो काम उनको सौंपा गया उनको चेक करना और उनमें कोई सुधार करना, ठीक है, बदलाव करना, ये सारी चीज़ें नियंत्रण में आती है। जैसी कुछ बुनियादी गतिविधियों की मदद से दूसरों के माध्यम से मतलब ग्रुप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके माध्यम से काम करवाने की कला क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है HRP। HRP मतलब होता है मानव संसाधन योजना। ठीक है, ये प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक है जो कि उसमें परिवर्तन को शामिल कर उससे अधिक उपयोगी बनाते हैं। मान लो हमारे अंडर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ये 4-5 पर्सन काम कर रहा है। इनने जो एक वर्ष में काम किए, 1 ईयर में जो काम किए, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम रिव्यू करेंगे।
मतलब उनको कोई ना कोई दायित्व सौंपा गया होगा, उसको हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उनमें जो कमी होगी उसको सुधार करेंगे, उनको बताएंगे कि काम ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये क्या है, रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है, जो रिव्यू को हम बोल सकते हैं समीक्षा करना। रिव्यू को हम क्या बोलते हैं, समीक्षा करना, ताकि उसमें सुधार किया जा सके और नेक्स्ट टाइम उनमें जो है गलती होने की संभावना को खत्म किया जा सके। तो ये जो HRP यानी मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक है जिससे उसको और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। तो क्या अलग धन की स्थापना है, क्या नहीं है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यहाँ पे नहीं होगा। व्यापार के प्रशिक्षण दिया जाता है कब, मतलब ये उत्तरदायित्व चेक करने के बाद नहीं दिया जाता, उत्तरदायित्व के पहले दिया जाता है। मतलब जैसे कोई टारगेट दे रहा है तो उसके बारे में समझाना, उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, ये तो सिंपल सी बात है, ये नियोजन के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि सबसे शुरू में आएगा। उसके बाद प्रक्रिया की समीक्षा करना है, रिव्यूइंग प्रोसेस। जो भी काम किया गया एम्प्लॉय के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा, समूह में जो व्यक्ति है उसको रिव्यू करना। रिव्यू करना मतलब समीक्षा करना, ये आ जाता है किसमें, HRP यानी कि मानव संसाधन योजना की प्रक्रिया को मतलब एक प्रकार से और मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रक्रिया की समीक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संगठन की भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने और यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है क्या, मानव संसाधन योजना। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की मौजूदा मानव संसाधन क्षमता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। HRP प्रक्रिया को और अधिक उपयोग बनाने के लिए यहाँ पे इसकी समीक्षा की जाती है हर साल। ठीक है। मानव संसाधन जो है एक संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये तो आपको पता है, पर उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए या टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर किसी संगठन मतलब किसी व्यापार को या किसी संस्था को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मानव संसाधन बहुत ही जरूरी होते हैं। और इसी के लिए हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी नियुक्ति करते हैं, स्टाफिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब संगठन की हमको ज़रूरत होती है। यह सही समय और स्थान पर सही प्रकार के लोगों को सुनिश्चित करता है जो सही समय पर सही तरह के कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किए जाते हैं और आमतौर पर उपयुक्त व्यक्तियों की कमी होती है। ठीक है। उद्यम मतलब जो स्वामी होता है या फिर एक प्रकार से जो व्यापार होता है, ठीक है, अपनी जनशक्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है, फिर उन स्रोतों का पता लगाएगा जिनसे आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और यदि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहीं है तो काम का नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए क्या करता है, स्टाफिंग यानी भर्ती करता है। विकासशील देश प्रशिक्षित प्रबंधकों की कमी से पीड़ित है। विकासशील देश मतलब जो अभी विकसित हो रहे हैं, ठीक है, विकसित नहीं हुए हैं, जैसे कि USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब क्या है, विकसित है। पर ऐसे देश जो विकासशील है वहाँ पे प्रशिक्षित जो प्रबंधक है उनकी हमेशा कमी होती है, तो बाहर से अन्य देशों से उनमें प्रशिक्षित जो प्रबंधक है उनको बुलाया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि अगर अपने ही देश में इनको प्रशिक्षित किया जाए तो प्रशिक्षित जो प्रबंधक है उनकी कमी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हर साल इसकी रिव्यू की जाती है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहा है। HR नीतियों का मतलब होता है, HR नीति को हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम बोल सकते हैं मानव संसाधन। क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन। अब बताइए मुझे, मानव संसाधन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम बोल सकते हैं संगठन, और संगठन में कौन काम करते हैं, कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, HR नीतियों को क्यों बदल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इसलिए बदल रहा है क्योंकि धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया जाना ताकि हम जो है भविष्य में विकास कर सकें। तो देखिए कैपिटल इसके अंतर्गत आएगा क्या, कौन से संसाधन मतलब कैपिटल आएगा क्या, जब HR की बात आ गई तो मानव संसाधन, तो कैपिटल तो नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी ये भी नहीं आएगा। कर्मचारी, संपत्ति, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा कर्मचारी होगा। कर्मचारी किसके अंतर्गत आते हैं, मानव संसाधन। और मानव संसाधन से संबंधित नीतियों को बदला जा रहा, क्यों, क्योंकि मानव संसाधन को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके ताकि वो अपने उद्देश्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, जो कि मानव संसाधन का एक हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, कर्मचारी मानव संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं। मानव संसाधन नीतियाँ औपचारिक नियम, दिशा निर्देश जो कि व्यवसाय अपने कार्यबल के सदस्यों के को जो है किराए पर लेने, प्रशिक्षित करने, मूल्यांकन करने और पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पे रखते हैं।
इसके बारे में देख लेते हैं। मानव संसाधन नीतियाँ वह संरचना और सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग एक संगठन अपने कर्मचारी के प्रबंधन के लिए करता है। मतलब मानव संसाधन नीतियाँ क्या है? कर्मचारियों के प्रबंधन का एक तरीका माना जाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि फर्म स्थानीय सरकार के नियमों का अनुपालन करती है और यह सरकार लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील क्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अलावा एचआर नीतियाँ वे नियम और प्रक्रिया होती है जो अपने सहकर्मी यानी कलीग्स जो होते हैं साथ में काम करने वाले, उसके साथ में किसी के कामकाजी संबंधों को नियंत्रित करती है। जब एक साथ काम करने की बात आती है तो मानव संसाधन नियम व्यक्तियों और उनके सहकर्मियों के अधिकारों, दायित्वों और प्रत्याशित व्यवहारों को परिभाषित करते हैं। मानव संसाधन नीतियाँ अक्सर संगठन के मानव संसाधन कर्मचारी या फिर मानव संसाधन के कार्यों के प्रभारी जो व्यक्ति होते हैं, ले देखा बात की जा रही मानव संसाधन की, इनके द्वारा बनाई और रख रखाव की जाती है। मानव संसाधन नीतियाँ या तो कर्मचारी के द्वारा बनाई जाएगी मानव संसाधन, ठीक है, और या फिर उसके प्रभारी के द्वारा बनाई जाएगी। अधिकांश मानव संसाधन नियम व्यवसाय में सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं, चाहे वो अस्थायी हो, ठीक है, टेम्परेरी हो, स्थायी हो, ठीक है, या फिर पूर्णकालिक हो या अंशकालिक हो, सभी के ऊपर ये नीतियों को लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है CSR, CSR की बात की जा रही है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी सभी परिभाषाएं यह मानती है कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कंपनी द्वारा समाज तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनियां जिम्मेदार है। नेक्स्ट है CSR गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा व्यवसाय नैतिकता का एक जटिल मुद्दा है। साथ ही कंपनियों को व्यवसाय नैतिकता तथा धारणीयता पर, जिसे सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, SDG हमने देखे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यहाँ पे नैतिकता तथा धारणीयता पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर हमारा ए है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सभी परिभाषा क्या मानती है कि कंपनियां द्वारा समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, कंपनी द्वारा जो समाज और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए एक तरीके से कंपनी ही जिम्मेदार है। ये कौन मानता है? CSR मानता है। CSR की परिभाषा है ये मानती है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए CSR यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है उसकी सभी परिभाषाएं कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराती है। मतलब जिस भी प्रकार से पर्यावरण और समाज को प्रभाव पड़ता है वो उसके लिए टोटली कंपनी ही जिम्मेदार है। कंपनी, देखिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसाय मॉडल है, यानी CSR एक प्रकार का क्या है? व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को स्वयं, उसके हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह होने के लिए मदद करता है। यानी कि कंपनी खुला मतलब बेलगाम घोड़ा टाइप नहीं दौड़ सकती। वो एक प्रकार से सामाजिक अंग के रूप में ही काम करना है, समाज को लेकर उसको चलना है। समाज पर अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो उसको अपने में बदलाव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक प्रकार का व्यवसाय मॉडल है। इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है हर एक व्यवसाय को। चलिए CSR के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसको प्रबंधन अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब अवधारणा मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। ले देखिए एक प्रकार से सिद्धांत की बात की जा रही, तो व्यापार किस प्रकार काम करेगा उस प्रकार से उसकी एक सिद्धांत होता है, उसकी एक अवधारणा होती है। CSR को भी एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत कंपनियां अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ सामाजिक पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं हैं उनको हितधारकों के साथ एकीकृत करती है। CSR परियोजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तथा उनके आसपास के पर्यावरण पर जो पड़ने वाले जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी परिवर्तन है उसका मूल्यांकन, प्रभाव आकलन अध्ययन, जिसे हम इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी बोलते हैं, ये कहलाता है। भारत में CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो कंपनी को नियंत्रित करना यानी CSR भी उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक मतलब सोशल, सांस्कृतिक मतलब एक प्रकार से कल्चरल। ये सब जो होती है एक प्रकार से जो बिजनेस होता है यानी कि व्यापार होता है, व्यापार के बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, इसके अलावा आप पॉलिटिकली बोल सकते हैं, लीगल बोल सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है लीगल के साथ साथ क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक। तो ये 5 चीज़ें जो होती है व्यापार यानी व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करती है। तो एनवायरनमेंट कैसा बन रहा है? बाहर एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है जो एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म का खालिस्तान का गठन करती है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे नहीं आएगा। सूक्ष्म वातावरण जिसे माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं ये भी नहीं आएगा। मैक्रो और इंटरनल, तो मैंने अभी बताया आपको जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, टेक्निकल हो या पॉलिटिकल हो, ये सभी चीज़ें क्या है?
बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर का हिस्सा है। और कैसा एनवायरनमेंट बनाएगी? वहाँ एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नली एनवायरनमेंट यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं बृहद एनवायरनमेंट। ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट या फिर उसको एक बड़ा एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, सभी चीज़ें आपस में व्यवसाय से कनेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो एनवायरनमेंट यानी कि बृहद एनवायरनमेंट का निर्माण कौन करती है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, इससे जो होता है मतलब एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रभावित होता है कौन? हमारा व्यवसाय होता है। तो इसके बारे में देखिए, हम देख सकते हैं, देखिए अगर फैशन सामाजिक तौर पर, अगर फैशन जो औपचारिक परिधान मतलब जो ड्रेस वगैरह है, पहनावा है, उसमें अगर बदलाव होता है तो हमारा व्यवसाय बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है, कोई टेक्नोलॉजी, जिससे अभी मान लो आप देख सकते हैं लैपटॉप में हार्ड डिस्क का चलन पहले होता था, पर अभी हार्ड डिस्क के साथ में एसएसडी का चलन हो गया। धीरे धीरे एसएसडी हार्ड डिस्क को परिवर्तित कर रही है, यानी कि हार्ड डिस्क अपनी जगह बना कर रख रही है। तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय को किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? ये बदलाव के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज़, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ रही है समाज में। मतलब कहीं भी आप देखोगे, जैसे पेट्रोल पंप की बात करें या बहुत सारी जगह में आप देखोगे, महिलाओं की नियुक्ति जो है उसके लिए मतलब एक पहले से पद बना दिए गए हैं ताकि उनकी नियुक्ति उतनी की जा सके। तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है कि नहीं? चलना पड़ रहा है। खान पान में बदलाव है, जैसे आज की डेट में लोग बाग घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत कम बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सिंपल सी बात, उस अकॉर्डिंग जो है व्यवसाय बदलेगा। प्रसाधन, मतलब देखिए मेकअप करने की चीज़ें आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब मुझे तो उतना पता नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उनमें अगर बदलाव हो रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है, एक ही चीज़ों की कई वैरायटी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय में परिवर्तन आएगा। तो इस हिसाब से बृहद एनवायरनमेंट का निर्माण होता है, किसके माध्यम से? समाज और सांस्कृतिक के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो जीडीपी हो जाता है यहाँ पे, मुद्रास्फीति। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मुद्रास्फीति जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति को हम महंगाई भी बोल सकते हैं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, खर्च है। ठीक है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, ये सभी रुझान इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा उद्यम जो कम से कम दो देशों में उत्पादन करता हो, उत्पादन संसाधनों का प्रबंधन करता हो तथा अपनी सेवाएं प्रदान करता हो। जैसे उदाहरण के रूप में मान ले अमेजन। अमेजन से आपने शॉपिंग की है? बिल्कुल की है, मैंने भी काफ़ी किया हूँ उससे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी रहती हैं मैं ज़्यादातर अमेजन से बुलाता हूँ, या फिर फ्लिपकार्ट है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने कार्यों का मैनेजमेंट करती है, एक से अधिक देशों में अपनी सेवाएं देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एमएनसी। क्या बोलते हैं? एमएनसी। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस, निगम। तो यहाँ बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक से अधिक राष्ट्र में जो काम करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम बोला जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इसका राइट आंसर नहीं होगा, व्यापार, ट्रेडिंग और क्रय विक्रय भी नहीं होगा, निर्यात गृह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए इसमें हम देख लेते हैं यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है, यानी कि दुनिया भर के अन्य देशों में भी वो कार्यों को मैनेज करती है, सेवाएं प्रदान करती है। ये सारे काम, यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय होता है, मतलब मुख्य हेडक्वार्टर होता है। जैसे मान लो अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, और वो कहाँ काम कर रहे हैं? पूरी दुनिया में काम कर रही है। जो अपने अन्य सभी कार्यालय जैसे प्रशासनिक शाखाएं, जो कारखाने उसके प्रबंधन का समन्वय करता है। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी के अंतर्गत अगर बात करें तो गृह देश के अलावा, मतलब जहां उसका हेडक्वार्टर है उसके अलावा वो कम से कम एक देश में, मतलब उस देश के अलावा कम से कम एक देश में अगर वो सेवा प्रदान कर रही है, जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है और कम से कम वो अगर कहाँ व्यापार कर रही है? बाहर के कोई अन्य देश, जैसे मान लो नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये देश भी हो सकते हैं, बांग्लादेश हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पड़ोसी कितने सारे हैं। तो कम से कम एक देश में अगर वो अपनी सुविधाएं और अन्य संपत्तियां उसकी होती है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, या उसे एमएनसी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमएनसी। बहुराष्ट्रीय निगम के आमतौर पर विभिन्न देशों में कार्यालय या कारखाने होते हैं, परंतु उसका मुख्य हेडक्वार्टर एक ही जगह होता है। ठीक है, जो विश्वव्यापी यानी कि सभी जितने भी मतलब एक प्रकार से अन्य जो कार्यालय होते हैं उनको मैनेज करने का काम मुख्य कार्यालय का होता है। इनमें कुछ निगम जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टेट लेस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के रूप में जाना जाता है, इनका बजट कुछ छोटे देशों से भी बड़ा होता है। जैसे
यहाँ हम देखें अमेजन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। विप्रो की बात करें, विप्रो इंडिया में, अच्छा इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिटी ग्रुप है, इन्फोसिस है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती है, ठीक है। अभी मेरे लैपटॉप हो या मेरे सिस्टम हो उसमें भी इंटेल है, आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप या सिस्टम होगा उसमें भी इंटेल का प्रोसेसर रहता है, ठीक है। टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। गूगल है, गूगल भी आपको एक प्रकार से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आईबीएम है जो कि हार्डवेयर बनाने का काम करती है, ठीक है, ये भी मल्टीनेशनल है। तो ये कुछ उदाहरण है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। चलिए, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंधनों को कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब बात आती है 1991 की, तो वहाँ पे बात आ जाती है प्रतिबंध हटाने की। 1991 जैसी बात आती है तो एलपीजी की बात आती है। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण, क्या था, उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता था निजीकरण, क्या होता था, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। अब इनके लिए का अगर बात करें, देखो उदारीकरण मतलब जितने भी व्यापार संचालित किए जाते थे उसमें काफ़ी सारे लाइसेंस, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था, काफ़ी प्रतिबंध होता था। तो उन प्रतिबंध को लगभग लगभग कम कर दिया गया, कम मतलब ख़त्म ही कर दिए गए। लगभग 6 यहाँ पे प्रतिबंध, मतलब 6 लाइसेंस की ज़रूरत बस पड़ती थी। तो इसे हम बोलते थे उदारीकरण। निजीकरण का मतलब होता था निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा वैश्वीकरण का मतलब होता था हमारे देश की कंपनियां या हमारे देश की जो भी उत्पाद है वो अन्य देशों, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों तक भी जो है संपर्क में रहेगी, उसे बोलता था वैश्वीकरण। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रतिबंध की, तो प्रतिबंध का सीधा सीधा संबंध किससे है, उदारीकरण से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। जबकि निजीकरण मैंने बता दिया, वैश्वीकरण बता दिया, औद्योगिकरण अलग था, ये तो इंग्लैंड से चालू हुआ था औद्योगिकरण, ठीक है। चलिए, राइट आंसर क्या हो गया हमारा, उदारीकरण। तो यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया या साधन हम बोल सकते हैं। यह व्यावसायिक उद्यमों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है और सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करता है। 1991 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था का युग जिसमें निजीकरण का विस्तार और अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालन पर प्रतिबंधों को कम करने की विशेषता को लोकप्रिय रूप से उदारीकरण कहा जाता है। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ उदारीकरण की, तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, नियम कानून में कटौती या उसके प्रतिबंधों को कम कर दिया गया। निजीकरण को आप देख सकते हैं, सरकारी से मतलब जो है निजी में यहाँ पर संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया है या फिर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। वैश्वीकरण में हमारे देश की अर्थव्यवस्था या एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ मेलजोल या संपर्क स्थापित करने की यहाँ पे परमिशन मिल गई, तो इसे बोलते हैं हम कंप्लीट रूप से एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब आर्थिक संकट आया था 1991 में, तब ये पॉलिसी आई, तो उसी के अंतर्गत था ये एलपीजी। अब एलपीजी किसके शासनकाल में आया था आपको बताना कमेंट बॉक्स में, मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। इसके अलावा वित्त मंत्री की भी आप बात करें, वित्त मंत्री का नाम भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बाह्य परिवेश का अर्थ क्या होता है। बाह्य परिवेश का अर्थ बाहरी परिवेश, ठीक है। जैसे मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट है और इसके आसपास का परिवेश, इसको हम बोलते हैं बाह्य परिवेश। तो देखिए, संगठन के बाहर की संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती, या फिर संगठन के बाहर की वे ताकतें और संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती है, या फिर संगठन के अंदर की ताकत, ये तो होगा नहीं, संगठन के अंदर की ताकत ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से क्या है, तो देखिए बाहर की ताकतें और संस्थाएं जो उस संगठन को प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए बाहर की संस्थाएं बस यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, संगठन के बाहर की वे ताकतें और संस्थाएं जो संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती है। मान लो सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि अगर सामाजिक रूप से कोई बदलाव होता है तो कंप्लीट रूप से प्रभावित होगा, मतलब सशक्त रूप से प्रभावित होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आप देख भी सकते हैं, अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई बदलाव होता है, अर्थव्यवस्था में कोई चेंजेस होते हैं, तो हमारे व्यवसाय में काफ़ी परिवर्तन होता है। टेक्निकली कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो व्यवसाय को उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। सामाजिक रूप से कोई बदलाव आ गया तो उसको अपने में बदलाव करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बाजार में
वही चीज़ें जाती थी, मतलब लोगों को वही चीज़ें मिलती थी जो कारखाने में बनाई जाती थी। परंतु आज की डेट में ये हो गया है कि बाजार में जिस चीज़ की मांग है उसको कारखाने के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा बनाया जाएगा, तभी व्यवसाय आगे बढ़ेगा, अन्यथा व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। पॉलिटिकली अगर राजनीतिक अशांति है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमारे व्यवसाय को काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। लीगली कोई कानून है, कोई लॉ है, ये बना दिया गया है, तो इससे सिंपल सी बात क्या प्रभावित होता है, लीगल। तो हम बात करें यहाँ पर सशक्त रूप से बाहरी इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है प्रभावित करता है किसको, व्यापार को। ठीक है, नेक्स्ट है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, जिसे हम MRTP बोलते हैं। ये एक्ट लागू किया गया था कब कब लागू किया गया था? हालांकि ये एक्ट समाप्त कर दिया गया है, इसके बदले में अभी CCI आ गया है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस एक्ट की अगर बात करें तो इसको लागू किया गया था 1969। अब आपको याद रहना चाहिए 1869 को हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे रहता है, यानी कि जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसी के एक साल बाद 1969 में, अच्छा 1969 में एक और संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम है इसरो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब एक प्रकार से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, 1971 में। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको हेडक्वार्टर बताना है। इसके चेयरमैन कौन है? ये चेयरमैन, दो आंसर बताने, हेडक्वार्टर और चेयरमैन। ठीक है, तो MRTP का जो गठन है या फिर ये एक्ट कब लाया गया था? 1969 में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें तो भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं DPSP। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आपके पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं। पार्ट 4 में, संविधान के पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, जो कि राज्य को नीति बनाने के लिए मतलब एक प्रकार से सहायता करते हैं। कंपलसरी नहीं है लागू करना, परंतु राज्य को एक हेल्प हो जाती है। इसी को पैरामीटर बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, जांच करता है कि कोई पॉलिसी, कोई कानून बनाया गया है वो सही है, जनता के हित में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको नल यानी नल अवॉइड कर देगा, इसका मतलब उसको खारिज कर देगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए जनादेश से इसकी प्रेरणा ली गई थी। DPSP से प्रेरणा लेकर MRTP अधिनियम को लागू किया गया था 1969 में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गई। अब एकाधिकार अवरोधक व्यापार जो व्यवहार अधिनियम 1969 MRTP जिसे हम बोलते हैं, औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था 1969 में, जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला पूरे संपत्ति को अपने में एकत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे इसका गठन किया गया था। एकाधिकार पर नियंत्रण रखना, ठीक है, एकाधिकार नहीं करेंगे, इसका नियंत्रण रखा है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित जो व्यापार है उसको रोकथाम करना। उस समय चौथी, मान लो मार्केट में कोई वस्तु है, आपने देखा होगा एक ही वस्तु को लेकर बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो हम जो है प्राइस कम ज़्यादा मतलब पूछ कर जो है खरीदी कर पाते हैं। ठीक है, तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि नहीं। मान लो कोई 10 रुपये किलो कोई चीज़ बेच रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको 9 में बेचेगा, दूसरा व्यक्ति उसको 11 में, 15 में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो आपको जो पसंद है उसको आप खरीद सकते हैं। हो सकता है वो वस्तु एक ही व्यक्ति के पास है, मार्केट में जो व्यक्ति है उसके पास बस है, तो उसकी मनमानी चलेगी ना। वो व्यक्ति 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचेगा तो भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे MRTP लाया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, ये भी आपको पता 1969 में, और इसी के तहत इसको, अच्छा 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया, उसके द्वारा इसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। और अब आया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा एक्ट आया था, और इसी के तहत CCI का गठन हुआ है 2002 में। ठीक है, तो 1969 में ये लागू किया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो अधिनियम है ये लाया गया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मतलब कोई भी यहाँ पे सब अपने अपना रेट तय कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस अधिनियम में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव वाले जो व्यवहार उसको रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाया जा रहा है व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और उससे जुड़े और संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम बोलते हैं CCI। 2002 में कानून लाया गया था और 2009 में जो है CCI का गठन किया गया। 2009 में क्या किया गया? CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए, यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन एंड हो जाते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के। हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली और क्वेश्चन भी कवर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आपके लिए काम रहता है
पैसा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, ये आपका पहला काम। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे शेयर करूँगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद भी मैं कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊँगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और नहीं पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।